Good morning. Today is 5th October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो हमारा पहला आर्टिकल है वो मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करते थे पहले हमारे गवर्नर डिसाइड करते थे, यानी आपने देखा होगा रघुराम राजन पहले डिसाइड करते थे ये। तो अब क्या हुआ, पिछले दिनों एक डिसीजन लिया गया कि गवर्नर इसे पूरी की पूरी जो मॉनिटरी पॉलिसी है इसको ना डिसाइड करे, इसकी जगह एक एमपीसी जो कमेटी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, वो इसको डिसाइड करे। इसके 6 मेंबर्स होंगे और जो 3 मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा होंगे और 3 मेंबर्स होंगे वो आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसमें गवर्नर की जो होगी वो कास्टिंग वीटो होगी। तो ये डिसाइड किया गया था कि ये जो एमपीसी कमेटी ये आगे से जो पॉलिसी डिसीजन है वो तय करेगी। तो पहली बार 4 सितंबर को इस एमपीसी कमेटी का गठन किया गया था। तो पहली बार इन्होंने अपनी जो पॉलिसी रिव्यू किया और इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया, इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि रेपो रेट को कम कर दिया 25 बेसिस पर। तो रेपो रेट को कम करने से अब क्या होगा, देखिए रेपो रेट को इन्होंने 25 बेसिस पे कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो देखिए अब इनका मेन फोकस है वो अभी ग्रोथ है। अभी इनका कहना है कि इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है, उसके भी रीजंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो रेपो रेट कम करने से क्या होगा, रेपो रेट होती क्या है, रेपो रेट होती है आरबीआई जिस टर्म्स पर बैंक्स को लोन देता है, यानी अब 25 बेसिस को इसको कम कर दिया गया है, यानी बैंक को अब लोन सस्ता मिलेगा। देखिए अब अगर आप बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो वो लोन सस्ता देंगे लोगों को, और जिसको भी अपने स्टार्टअप्स अगर सेटअप करने हैं तो उसको अब लोन सस्ता मिलेगा। अब इनको लोन सस्ता मिलेगा तो स्टार्टअप्स ज्यादा होंगे, तो बिजनेस ज्यादा होएगा, बिजनेस ज्यादा होएगा तो कंट्री में ग्रोथ ज्यादा होएगी, यानी जीडीपी बढ़ेगी हमारी। तो इनका फोकस जो है आरबीआई का वो अभी ग्रोथ पे है, इस एमपीसी के इस डिसीजन से ये लगता है। और अभी 6 के 6 मेंबर्स में इस बात पर कंसेंसस थी और एक बहुत ही रिपोर्ट में भी अब जो इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है वो रिपोर्ट, दैट रिपोर्ट इज वेरी आर्टिकुलेटिंग एंड ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन गिवन इनटू दैट रिपोर्ट। So now the question arises, why the policy cut? Why they decided to reduce the repo rate by 25 basis? तो रीजन ये है कि देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो अभी वीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी अभी जो है उनको उनको उम्मीद की जा रही थी कि इतने परसेंट से जो ग्रो करेगी उससे भी, यानी प्रेडिक्शन से भी अब कम ग्रो करने वाली है। आने वाले टाइम में जो बॉडीज है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो भी ये प्रिडिक्शन करती हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी इतने परसेंटेज से ग्रो करेगी, अब वो भी अपनी जो प्रिडिक्शन है वो कम करने वाली है। तो इनको लगा था कि अब डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए और जो इसलिए एमपीसी कमेटी ने कम किया, पॉलिसी रेट्स को कम कर दिया। देखिए ग्रोथ पर इनका फोकस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को ये अभी तवज्जो नहीं दे रहे। इन्फ्लेशन पर भी इनका पूरा पूरा फोकस है। इन्फ्लेशन यानी अभी 2% से लेके 6% तक के बीच में इन्फ्लेशन आरबीआई को रखनी है, ये डिसाइड हुआ था पहले, यानी 4% के आसपास इन्फ्लेशन होनी चाहिए और 4% का एक विंडो दी गई है। इनका फोकस इन्फ्लेशन पे भी है। लेकिन अब देखिए अब एमपीसी की 6 मेंबर की कमेटी है, ये कभी भी आसान नहीं होता कि एक लेवल पर एक डिसीजन पर एग्री हो सबके सब। तो एक बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे एमपीसी की कमेटी ने किया है और इनकी कंसेंसस यह है कि अभी यूएस इलेक्शन होने वाले हैं। तो यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक अनसर्टेनिटी है, जो शेयर मार्केट्स हैं वो भी वोलेटाइल है। तो थोड़ा तो देखिए जरूरी है। इनको लगता था फूड इन्फ्लेशन क्यों डाउन है, इनको लगता था कि फूड इन्फ्लेशन डाउन है इसलिए जो ग्रोथ पर ध्यान दिया जा सकता था। अब बात करते हैं फूड इन्फ्लेशन क्यों डाउन है। देखिए इसके 2-4 रीजंस है। एक तो इस बार सोइंग अच्छी हुई है, यानी बिजाई खेतों में अच्छी हुई है, इसका एरिया ज्यादा है। दूसरा सप्लाई साइड मेजर्स, यानी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, जरूरी जो एसेंशियल कमोडिटीज है लोगों को प्रोवाइड कराने में ब्लैक मार्केटिंग और इन पर हटाया गया है, इन पर कर्ब किया गया है। और जो तीसरा रीजन है वो है कि अभी गवर्नमेंट ने और भी इससे रिलेटेड काम किए हैं, तीसरा रीजन इसमें दिया नहीं है। तो देखिए अब इन्फ्लेशन को लगता है, लेकिन थोड़े बहुत रीजन हैं उससे भी एक थोड़ी महंगाई दोबारा से फिर से आ सकती है। जैसे देखिए 7th पे कमीशन अभी इंप्लीमेंट हुआ है, 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ है तो इससे क्या होगा, हाउसेस का रेंट बढ़ जाएगा। तो एक तो ये रीजन है, हाउसेस का रेंट बढ़ जाएगा। और दूसरा जो रीजन है इसका, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें बढ़ोतरी की है गवर्नमेंट ने। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी करने से क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी करने से ज्यादा पैसा लोगों के पास में आएगा, तो ज्यादा खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन का ज्यादा डर है। और तीसरा जो रीजन है, मिनिमम वेजेस भी अब बढ़ गए हैं, तो मिनिमम वेजेस बढ़ने से भी लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया है और इससे ज्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन आने का डर है। तो 3-4 रीजन हैं। तो देखिए पहले तो आने वाला टाइम और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, यानी इकोनॉमी की जो पॉलिसी डिसाइड करना आसान काम नहीं है। इन चुनौतियों से एमपीसी को निपटना होगा और दिखाना होगा कि एक अच्छे से इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क जो देश के लिए तैयार कर सकें। जो अगला हमारा आर्टिकल है वो इंडिया जापान से रिलेटेड है और इवन स्पेसिफिकली कहें तो इंडिया और जापान के बीच में अब जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होने वाला है उससे रिलेटेड है।
देखिए जो इंडिया और जापान के बीच में जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए जापान जो है एकमात्र एक ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज और इसको दूसरे देशों को भी इसका यूज करने देना। आप देख लीजिए, एग्जांपल देता हूं, 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस समय पर जिन देशों ने हमारे देश पर सैंक्शंस लगाए थे, तो जापान उनमें देशों में सबसे प्रमुख था। यानी जापान ने इंडिया पर बहुत ही हैवी सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फैले, क्योंकि वो इसका दर्द झेल चुका है। तो अब देखिए न्यूक्लियर डील, अब वक्त की बात है, 98 में जापान ने इतना विरोध किया था और अभी जापान हमारे साथ न्यूक्लियर डील टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डील साइन करने वाला है। तो चाइना फैक्टर इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा देखिए, वैसे तो हमने ये 12 देशों के साथ में अब न्यूक्लियर डील साइन कर ली है, और इसमें से प्रमुख देश भी हैं जैसे कि यूएस, रशिया और कनाडा, ये सब। लेकिन जापान के साथ ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जापान हमेशा से विरोध करता रहा कि जिन देशों ने एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं की है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उन देशों के साथ में हम कोई भी न्यूक्लियर कोऑपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने इंडिया के साथ साइन की है। और देखिए जापान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विरोध बहुत ही पुराना विरोध है। अभी हाल फिलहाल में जब सुनामी आई थी जापान में सुनामी आई थी, तो फुकुशिमा जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से लीकेज हुई थी, तो और ज्यादा डर हो गया था। तो इंडिया के साथ में उनकी ये डील ये जाहिर करता है कि हमारे देश, दोनों देशों के बीच के रिलेशन अब कितने ज्यादा मजबूत होने वाले हैं और कितने ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और ये अब इंडिया को इससे क्या फायदा होगा? देखिए इंडिया को इससे बहुत सारा फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो हमें यही होगा कि हमें न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, और इवन एक एनएसजी की सीट के लिए हम बहुत ट्राई कर रहे थे, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब एनएसजी ग्रुप्स को भी, जिसके 44 मेंबर्स हैं, उसको भी एक साफ साफ सिग्नल है कि आप हमें एक सीट दीजिए, मेंबरशिप दीजिए एनएसजी सिग्नल की, क्योंकि जापान के जैसे कंट्रीज ने भी अब हमारा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए G4, हम दोनों देश इंडिया और जापान बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ हैं। G4 क्या करता है? G4 यूएन में एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। और हमारे यहाँ पर देखिए जो क्रिटिकल पार्ट्स का यूज होगा न्यूक्लियर प्लांट्स में, उसमें अब ये जापान के साथ जो डील साइन हुई है, न्यूक्लियर प्लांट जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के क्रिटिकल पार्ट्स, उनके लिए अब बहुत सहायक सिद्ध होगी इंडिया की जापान के साथ डील। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं बनाने की कोशिश नहीं करी, हमने कोशिश की, लेकिन अब इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बना पाए। इवन जो यूएस के साथ में डील हुई थी, इंडो यूएस की डील हुई थी, उसके लिए भी इंडो जापान की डील होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश में अब यूएस की कंपनी है, वो वेस्टिंग हाउस है। अब वेस्टिंग हाउस क्या करनी है? 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगी वहां पे। अब ये वेस्टिंग हाउस की जो मेन पेरेंट कंपनी है वो है तोशिबा कंपनी, जापान की कंपनी है। तो इंडो यूएस की डील भी तभी सफल हो सकती थी तब इंडो जापान की डील सफल हो। अब क्वेश्चन आता है कि इतना लंबा समय क्यों लिया इंडिया ने और जापान ने डील साइन करने में? तो रीजन साफ साफ है, क्योंकि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की थी, क्योंकि हमें लगता है कि जो एनपीटी है वो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है और एक डिस्क्रिमिनेशन है इसमें हैव और हैव नोट्स के बीच में, यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड और डेवलपिंग नहीं कह सकते, आप यूं कह सकते हैं उन देशों के बीच में जिनके पास अभी है टेक्नोलॉजी, यानी P5 कंट्रीज जिनके पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और हैव नोट्स यानी बाकी जो कंट्रीज, उन दोनों देशों के बीच में एक ये डिस्क्रिमिनेशन था, इसलिए हमने साइन नहीं की थी। अब पीएम जाएंगे जापान, अब सर्दियों में जापान की यात्रा पर जब जाएंगे तो हमें ये चाहिए कि हम कोई भी और ज्यादा प्रोमिस न्यूक्लियर से रिलेटेड ना करें। हमने ऑलरेडी एक सेल्फ मोरेटोरियम यहाँ पे साइन किया हुआ है, तो इससे ज्यादा कुछ भी प्रोमिस करने की जरूरत नहीं है। और इस न्यूक्लियर जो था डील में 2 चीजें ध्यान देने लायक हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो नलिफिकेशन क्लास जो है, 2 चीजें ध्यान देने लायक है। एक तो है नलिफिकेशन क्लास। नलिफिकेशन क्लास क्या है? ये नलिफिकेशन क्लास ये कहता है कि अगर इंडिया ने कल को अगर कोई भी टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो डील अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा है लायबिलिटी क्लास, यानी कल को अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ तो उसका खर्चा कौन भरेगा? तो देखिए जापान लगता है इस पे सॉफ्ट होएगा, उम्मीद की जा रही है कि जापान थोड़ा सॉफ्ट इस पे होएगा, क्योंकि अभी जो फुकुशिमा डिजास्टर उनके वहां हुई थी, तो उनको भी अभी पता लग गया होगा कि कितना मुश्किल होता है कि न्यूक्लियर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी भरपाई कर पाना। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जापान इस पे सॉफ्ट होगा। अब अगला जो आर्टिकल्स है वो जुडिशरी से रिलेटेड है। काफी कुछ हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आंसर्स में आप लिख सकें। देखिए जुडिशरी की ड्यूटी क्या होती है? जुडिशरी की ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में साफ साफ डिफाइन है
कि एक जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है इनको अपने दायरे में रखा जाए, यानी वो अपनी लिमिट से बाहर ना आए, अपनी पावर का मिसयूज ना करें, कोई भी गवर्नमेंट लॉ को वायलेट ना करे, और फंडामेंटल राइट्स का भी वो करना, बचाना, यानी हमारे संविधान में जो जनता को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको बचाना गवर्नमेंट से, उनको बचाना लेजिस्लेचर से। और इवन केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती का केस है जो 1973 का केस है ये, तो इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर आया था। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कोई भी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को इवन अमेंडमेंट से बदल नहीं सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर वो बदलती है तो जुडिशरी इस पर ध्यान देगी और जुडिशरी इसको निरस्त कर देगी। अब देखिए, अब इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है तो इसकी जो इंडिपेंडेंस है वो लाजमी है। एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इसका है कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी डेमोक्रेसी में। तो अब 1993 से पहले, अब लेकिन इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ इंडिपेंडेंस मांगते हैं, वो सिर्फ सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंस मांगते हैं, वो सिर्फ वर्किंग में नहीं, वो सिर्फ इवन अपॉइंटमेंट में भी इंडिपेंडेंस मांगते हैं। क्या था देखिए 1993 में, 1993 से पहले गवर्नमेंट का रोल होता था जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करने में, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा, जुडिशरी ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपने आप से जजेस को अपॉइंट करेंगे। और पहले उन्होंने दो जजेस मिलके, यानी 2 जजेस को कोलिजियम बनाया, और 1998 में 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस में एक सीजीआई, इन 5 जजेस का कोलिजियम मिलकर डिसाइड करेगा जजेस की अपॉइंटमेंट को। अब ये सिस्टम अभी तक चला आ रहा है। तो इससे फायदा ये हुआ कि लेस पार्टीशन, यानी अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपॉइंटमेंट नहीं करेगी, यानी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जजेस की नहीं करेंगी, तो जजेस पार्टीशन से यानी अब निष्पक्ष काम करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे, तो वो गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट की साइड नहीं लेंगे। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट की साइड्स लेते थे जजेस, क्योंकि उनको लगता था कि अपॉइंटमेंट कल को अगर हाई कोर्ट का जज कोई गवर्नमेंट की पार्टीशन करेगा, फेवर करेगा, तो उनकी अपॉइंटमेंट ज्यादा जल्दी होगी, सुप्रीम कोर्ट में आसानी से हो जाएगी। तो इस सिस्टम के बाद में अब वो उन्होंने साइड्स लेनी बंद कर दी, लेकिन पूर्णतः यह सिस्टम बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए अब जजेस को क्या होती है, पोस्ट रिटायरमेंट की चिंता होने लगी। पोस्ट रिटायरमेंट मतलब देखिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, आपने सुना होगा, एनजीटी के बारे में सुना होगा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, ये बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इवन कमेटीज होती हैं। तो आप एनएचआरसी मान लीजिए, एनएचआरसी में पूरा चीफ जस्टिस होते हैं। तो अब क्या होता है, अब भी जजेस को यूं लगता है कि अगर गवर्नमेंट के साथ जाएंगे तो कल को अगर रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा, एक अच्छी सी पोस्ट मिल जाएगी, तो पोस्ट रिटायरमेंट काम चल जाएगा हमारा। तो अब भी उनकी प्रवृत्ति कई बार ऐसी रहती है कि सरकार के हित में डिसीजन दिए जाए, ताकि सरकार भी रिटायरमेंट के बाद में हमारी फेवर करे, हमारा ध्यान रखे। यानी अब देखिए क्या पहले क्या होता था, जब गवर्नमेंट जजेस को अपॉइंट करती थी तो क्या होता था, पहले नेपोटिज्म होता था, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, करप्शन होता था। तो क्या जजेस अपने आप को अपॉइंट करने लगे 1993 के बाद में, तो क्या ये सब चीजें बंद हुई? यानी पहले जब गवर्नमेंट करती थी तब नेपोटिज्म करप्शन होता था, तो अब बाद में जुडिशरी करती है तो क्या ये चीजें बंद हुई? नहीं हुई। अभी भी नेपोटिज्म होता है, अभी भी करप्शन होता है, तो ये सब चीजें बंद नहीं हुई, सिर्फ बदल ये गया कि पहले गवर्नमेंट करती थी, अब जजेस करते हैं। अब देखिए जो अब जजेस को अपॉइंट करते हैं तो कोई तो इनका क्राइटेरिया नहीं है, नो क्राइटेरिया, नो ट्रांसपेरेंसी, नो सिस्टम, नो कैंडिडेट अप्रोच, कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो अब क्या है, एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, नेपोटिज्म है, कौन सिलेक्ट करेगा किस बेसिस पर, कुछ भी नहीं डिसाइड, और बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी यहाँ पे ये है। उसके बाद में ये सब चीजों को देख के गवर्नमेंट ने क्या बनाई, एक एनजेसी कमेटी बनाई। एनजेसी कमेटी के 6 मेंबर्स होंगे, 3 जो होंगे सीनियर मोस्ट मेंबर जुडिशरी के, और क्या होगा, एक हमारा लॉ मिनिस्टर होंगे, और जो 2 होंगे वो होंगे एमिनेंट पर्सन, यानी जुडिशरी के जो खास एमिनेंट पर्सन होंगे, कोई भी जो कानून की जिनको समझ है, 2 एमिनेंट पर्सन। 2 एमिनेंट पर्सन को डिसाइड कौन करेगा, 2 एमिनेंट पर्सन को 3 बंदे मिलकर डिसाइड करेंगे, एक पीएम, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, एक सीजीआई। तो देखिए एनजेसी में क्या होता है, 2 मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे, अब 3 ये मिलकर, ये पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन। आमतौर पर पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन पे क्या होता है, एक कंसेंसस होती है। कंसेंसस किस चीज की, कि ढीले ढाले जजेस को अपॉइंट किया जाए, ऐसे जजेस को अपॉइंट किया जाए जो कल को पॉलिटिकल लीडर्स की बात माने, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को भी यही लगता है कि कल को मेरे भी चांस है पीएम बनने के, तो वो भी पीएम की बात मान लेता है। यानी दोनों का यही है कि जुडिशरी को कमजोर किया जाए। तो देखिए एनजेसी को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया पिछले साल 2015 में। तो एनजेसी को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया तो एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी खतरा था कि कल को पॉलिटिकल लीडर्स की, यानी पॉलिटिशियंस की यहाँ पे डोमिनेंस ना स्थापित हो जाए, इसलिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हर्ट करता है, जो भी किसी भी सेंस में हम नहीं मान सकते। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की, यानी सीजीआई ने एक अपॉर्चुनिटी दी गवर्नमेंट को कि
रिफॉर्म लाए जाए इस सिस्टम में। उन्होंने माना कि कोलिजियम सिस्टम में तो गड़बड़ी है, लेकिन एनजीसी सिस्टम अच्छा नहीं है, इसलिए कोलिजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो सीजीआई ने ना एक अपॉर्चुनिटी खो दी। अच्छा ये होता कि वो खुद ही वो रिफॉर्म्स लाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी गवर्नमेंट को कहा कि आप मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाइए और इसमें बताइए कि क्या क्या रिफॉर्म करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किया, देखिए ऐसे ऐसे प्रोविजंस लाने स्टार्ट कर दिए कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो एक वीटो कर सकते हैं, यानी किसी भी जज की अपॉइंटमेंट को रोक सकते हैं। तो इससे तो दोबारा अभी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हर्ट होगी। तो ये पूरा अभी तक ये विवाद था, अभी तक ये सारा कुछ हमने डिसाइड ऑलरेडी किया है, रिवाइज कर लिया हमने। अब सजेशंस देते हैं, प्रशांत भूषण का आर्टिकल से कुछ अच्छे सजेशंस ये देते हैं। तो सजेशंस क्या है, सजेशंस ये है कि एक परमानेंट बॉडी की स्थापना की जाए, एक परमानेंट बॉडी जो ये जजेस को अपॉइंट करेगी। ये परमानेंट बॉडी इंडिपेंडेंट होगी और एक रैशनल और ट्रांसपेरेंट जो है, जो इनका वे में ये जजेस को अपॉइंट करेगी। अगर देखिए अब 100 कैंडिडेट्स अभी अपॉइंट करने हैं, 100 जजेस अपॉइंट करने हैं, तो जरूरत होती है कि कम से कम 1000 कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी की जाए, इनकी जांच की जाए। अब देखिए क्या कोलिजियम सिस्टम जो है, इसमें सारे के सारे जजेस हैं, क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो इतने कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी कर सकें? नहीं, डेफिनेटली उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इसीलिए जरूरत है कि एक परमानेंट बॉडी फुल टाइम बनाई जाए और उनका एक सेक्रेटरिएट भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें पूरे इसमें जो आर्बिट्रेरीनेस पहले थी वो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए। यानी इसका एक बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए जजेस को अपॉइंट करने का, कौन कौन से जज पीपल जो है पर्सन वो जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो एक बेसिक क्राइटेरिया जरूर होनी चाहिए, एक बेसिक गाइडलाइंस होनी चाहिए और उनके बेस पे इनको शॉर्टलिस्ट किया जाए और इनके नाम रिलीज किए जाए। यानी जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया उनके नाम पहले अपॉइंट होने से पहले जनता के सामने रिलीज किए जाए और इनके टेन्योर को भी इवेल्युएट किया जाए, ताकि इवन हाई कोर्ट में जो जज है इनके इवेल्युएट किया जाए कि किस बेसिस पे इनको सुप्रीम कोर्ट में इवेल्युएट किया जाए। अब बात आती है ना, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट कैन बी द क्राइटेरिया, व्हाट कैन बी द बेसिक क्राइटेरिया ऑन व्हिच द जजेस कैन बी अपॉइंटेड। द क्राइटेरिया इज सिंपल, द पर्सन मस्ट हैव द इंटीग्रिटी, द पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क एज जज, इवन जुडिशरी टेम्परामेंट है वो अच्छा होना चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए और एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए जजेस में कॉमन मैन के खिलाफ में। तो ये 5 चीजें मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और जुडिशरी टेम्परामेंट है वो अच्छा होना चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए और जो सेंसिटिविटी है कॉमन मैन के खिलाफ में वो होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें थी। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो जो आप परमानेंट बॉडी की सिलेक्शन बॉडी की बात कर रहे हो उनमें मेंबर कौन होंगे, यही तो सबसे बड़ा यक्स पर्सन है, इसी पे तो बार बार विवाद उठता है। अब ये सजेशन देते हैं कि उस परमानेंट बॉडी यानी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस पे तो शायद जजेस को भी एतराज नहीं होगा और इवन पॉलिटिशियंस को भी इस पर एतराज नहीं होगा, गवर्नमेंट को इस पर एतराज नहीं होगा। इसमें जो इन रिटायर्ड जजेस को चुने उनमें गवर्नमेंट का रोल हो सकता है, लेकिन डोमिनेंस ना हो, रोल हो सकता है इसमें। देखिए जजेस जो है कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं। आरटीआई आई थी हमारे देश में 2005 में, इस आरटीआई को लाने में जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था कि आरटीआई लाई जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब आरटीआई लगती है कि आप जो कोलिजियम सिस्टम होता है वो जजेस की अपॉइंटमेंट डिसाइड करता है। अब जब भी आरटीआई लगती है कि आप रिलीज कीजिए, डेटा रिलीज कीजिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये निरस्त कर देते हैं, यानी वो मानते ही नहीं, ये आरटीआई से उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ही नहीं करते और अपील आप कर नहीं सकते। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो कुछ कर नहीं सकता। देखिए सीआईसी की क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट के आगे में, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सीआईसी की कोई औकात नहीं है इसके आगे। अभी तो देखिए ऐसे लोगों के हाथ में अब ना अपॉइंटमेंट आप नहीं दे सकते, ना तो जिनके पास टाइम है, ना वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और इसके लिए डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। लेकिन ये रोड कठिन है, आसानी से ना जुडिशरी इस पर मानेगी ना गवर्नमेंट मानेगी, तो रोड कठिन है। तो अब वक्त आ गया है कि लोग इस बात की डिमांड करने लगे, द पीपल मस्ट एक्सेप्ट देमसेल्व्स सो दैट देयर मस्ट बी द इंडिपेंडेंट कमेटी, देयर मस्ट बी द परमानेंट कमेटी व्हिच वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्रीज इंटरेस्ट। तो ये आर्टिकल था हमारा, वो था जुडिशरी से रिलेटेड। अगला आर्टिकल जो है हमारा डीजी से रिलेटेड है। आजकल आपने देखा होगा दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया ये सब फैल रहे हैं, तो एक हू एंड क्राई मची हुई है मीडिया में भी, कैसे डिजीज को फैलने से रोका जाए। ये देखिए सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, आप बाकी सिटीज में भी देख लीजिए, कम्युनिकेबल डिजीज की भरमार है। आपको डेंगू मिलेगा, चिकनगुनिया, टाइफाइड, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, तमाम तरह की बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी। आपको क्या देखिए, क्या आपने 1994 में जो सूरत में प्लेग फैला था, क्या उसके बारे में सुना है आपने?
काफी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, जो वीडियो देख रहे हैं आपने काफियों ने इसके बारे में सुना होगा। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए 1994 में सूरत में एक प्लेग फैला था, बहुत बुरी तरह से भयंकर रूप से ये प्लेग फैला था। हर जगह पेशेंट्स की भरमार, हॉस्पिटल सारे के सारे फुल, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इवन 25% लोगों ने तो शहर छोड़ दिया था, सूरत छोड़ दिया था, यानी वो प्लेग लेकर गए दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, जहां भी वे गए प्लेग लेकर गए। और इवन जो सूरत देखिए आप काफी अमीर सिटी है, इवन लंदन में भी लोग गए। लोगों ने सोचा कि जब तक ये बीमारी वापस आएगी यानी कम हो जाएगी तब वापस आएंगे, लंदन गए लोग। तो लंदन की जो फ्लाइट्स थी उसको प्लेग फ्लाइट्स का नाम दिया गया था, इतने लोग जो वहां पर जा रहे थे तो प्लेग से ग्रस्त थे। वो क्यों फैला, उसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों फैला। देखिए ओपन सीवरेज उस टाइम पर था, हेल्थ कंडीशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, और स्लम्स थी बहुत ज्यादा, और जो गार्बेज स्टोकिंग, बहुत सारी वहां पे रीजंस थे क्यों वो फैला था उस टाइम पर। अभी देखिए मई में ही आप हाल फिलहाल में देख लीजिए, मई में कर्नाटका में एक बिदर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बर्ड फ्लू बहुत बुरी तरह से फैल गया। और एनिमल की जो हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि 1.5 जो मिलियन है, 1.5 लैक्स हैं, इतने बर्ड्स को मारने की इजाजत दी जाए, यानी इनकी कलिंग की इजाजत दी जाए। देखिए ये सब क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है, हम वेस्ट मैनेजमेंट पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। वेस्ट मैनेजमेंट हमारी बहुत ही बुरी है। इवन कॉलोनीज टाइम्स में भी 1907 में एक बहुत भयंकर प्लेग फैला था, बहुत लोग इससे मर गए थे, 13 लाख लोग उस टाइम पे प्लेग से मर गए थे। उस टाइम भी देखिए गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी उस टाइम पर क्या थी, सिर्फ कोलेरा की एपिडेमिक को रोका जाए, यानी कोलेरा की महामारी को रोका जाए, और ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री में ये जो है वो प्लेग ना फैले। उस टाइम भी गवर्नमेंट को चाहिए कि था कि सीवरेज व्यवस्था अच्छी करे, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने मैनुअल स्क्वेंजिंग को बहुत ज्यादा और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। आज हमारी सिटीज क्या है, हैप-हैजर्ड है, यहां तहां जो त्यों फैली हुई है, कोई भी एक मैनेज सिस्टम नहीं है। सैनिटेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। यूं समझ लीजिए कि बीमारियां बहुत है लोगों में, बस एंटीबायोटिक्स खा के, शेरोडीन खा के, ये सब पैरासीटामोल खाकर हम काम चला रहे हैं, और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं बहुत ज्यादा अपने खेतों में। जब भी कोई एपिडेमिक आती है तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है गरीब आदमी पर। गरीब आदमी को आउट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं है। आज भी देखिए जो 90% वेस्ट होता है वो तो हम लैंडफिल्स में, यानी गड्ढे खोद के उसमें दबा देते हैं, ये भी नहीं देखते भी उसमें कौन से हैवी मेटल्स हैं, वो हमारी जो लैंड है उसके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो एक तरफ तो चंडीगढ़ जैसी सिटीज हैं जो काफी मैनेज्ड हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल करती हैं। डेटा छोड़िए, आप डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट्स याद रखिए। चंडीगढ़ बहुत ज्यादा मैनेज सिस्टम है, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हैं। यानी अभी उसमें जो वेस्ट कलेक्शन है, घर घर जाके जो वेस्ट कलेक्शन होता है तो वो वेरी करता है, कई जगह वो 70% है, और स्लम्स में इसका परसेंटेज कम होकर 20% हो जाता है। लेकिन कुछ खामियां भी ये हैं कि जो हमने अभी किया कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें स्वीपर कम है, और जो वेस्ट कलेक्टर है ये अपने आप में ही डिजीज से ग्रस्त होते हैं। देखिए इनको सबसे बड़ी जो बात यह है कि इनको इक्विपमेंट दिए जाते हैं वो काफी बेकार के इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, ढीले डाले। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि इनको भी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए ताकि ये अपने आप में रोगों से ग्रस्त ना हो, डिजीज से ग्रस्त ना हो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट की हमारी है, हम सेग्रीगेट नहीं करते हैं। जब घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं तो हमें वहीं से सेग्रीगेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। और हाउस होल्ड लेवल पर हम करते नहीं है। हाउस होल्ड का जो कूड़ा होता है वो तो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी अधिकतर जो कूड़ा होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। हमें चाहिए कि हम इनकी कंपोस्टिंग कर दें। हम इनकी कंपोस्टिंग कर देंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको मैनेज कर सकेंगे, और इसके फायदे भी बहुत है कंपोस्टिंग के, आपको पता ही होगा। इससे लैंडफिल पे जो बर्डन कम हो जाएगा, कलेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और दूसरा बायोमिथनेशन जो प्लांट्स हैं वो बना सकते हैं हम टायर 2 और टायर 3 जैसी सिटीज में। और वेस्ट कलेक्शन जो है वो अब क्या करता है, अभी अधिकतर सिटीज में क्या होता है, एड होक मैनर में होता है, यानी गाड़ी जाती है और कूड़ा इकट्ठा करने, या फिर जो भी मैनुअली कूड़ा इकट्ठा किया जाता है घर घर से, उनका जो वो है काफी एडहोक मैनर है। रूट डिसाइड नहीं होता किस रूट से गाड़ी जाएगी, किस रूट से कूड़ा इकट्ठा होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। यानी एक इस टाइम पर यानी 8:30 के आसपास कूड़ा आस के और कोई वैन आस के और उसमें डाल सके। इवन डिस्पोज भी अच्छे से नहीं किया जाता है, जो इकट्ठा किया कूड़ा है उसको भी एक बहुत ही रैंडम वे में हैंडल किया जाता है, गड्ढा में भर दिया और फिर उस पर मिट्टी डाल दी। सूरत और चंडीगढ़ हमारे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कैसे कलेक्शन, जो वेस्ट को कलेक्शन किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, फिर सेग्रीगेट किया जाए, फिर इनको बाद में कंपोस्टिंग में लगाया जाए, और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया जाए। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सूरत तो देखिए पब्लिक हेल्थ ऑर्डर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो टाइम बीत गया है 1994 में जब प्लेग आया था, अब वहां सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है।
अब कूड़ा कलेक्शन की प्रॉपर टेक्निक्स है, वहाँ पे सैनिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पे ध्यान दिया गया है, इवन टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं वहाँ पे, सर्विलियंस पे ध्यान दिया गया है। आप कह सकते हैं कि एक डेटा है 48.5 सर्विलियंस वर्कर सिर्फ ये सर्विलियंस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो इवन 2014 में एक सर्वे हुआ था कि 2.3 जो मलेरिया प्रोन्ड हॉटस्पॉट्स है उनको एक जांच की गई, उनकी क्या मलेरिया तो नहीं फैल रहा। अर्बन हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, बहुत ज्यादा मोबाइल क्लिनिक्स बनाए गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले गए, टीचिंग यूनिट्स खोली गई। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, ये कहीं भी यूज कर लीजिए। जो सूरत का मॉडल है हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, लाइक वी शुड अडॉप्ट द मॉडल ऑफ सूरत इन अदर सिटीज आल्सो सो दैट द हेल्थ डिजीज और द स्प्रेडनेस ऑफ हेल्थ डिजीज कैन बी कर्व्ड। और ये जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे जो सैनिटेशन है और डिजीज को कब होने से रोकें, तो ये सारे पॉइंट्स सूरत के पॉइंट्स आप लिख दीजिए वहां पे। इवन गार्बेज कलेक्शन में उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अब गार्बेज कलेक्शन में उन्होंने अपना एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रखा और स्वीपिंग का जो एरिया है एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया है, डस्टबिन लगाए उन्होंने जगह जगह, और कम्युनिटी बीन्स भी लगाए, एक पूरे कम्युनिटी में सेक्टर में एक बड़े जो कम्युनिटी बीन्स है वो लगाए, और जो लोग कूड़ा फैलाते हैं लिटरिंग करते हैं उन पर हैवी पेनल्टी उन्होंने लगाई। और रिजल्ट आप सबके सामने, आप देखिए सूरत एक बहुत ही अच्छी हेल्थ सिटी के रूप में सबसे ऊपर है, टॉप पर है। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वेस्ट मैनेजमेंट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। भोपाल में स्टडी हुई, कौन कौन सी समस्याएं इसमें हैं। एक तो कम्युनिटी डस्टबिन की प्रॉब्लम है। देखिए कम्युनिटी डस्टबिन अच्छे से लगाए नहीं जाते, लगाए जाते हैं तो एक ओड लोकेशंस पर लगाए जाते हैं, वहां एक्सेस अच्छे से होती नहीं। जो घर घर जाके कलेक्शन होता है वो लिमिटेड कलेक्शन होता है, तो इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इवन जो कलेक्शन के लिए व्हीकल्स यूज होते हैं उनकी भी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होती, डिस्पोज अच्छे से नहीं करते। और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। पब्लिक पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होएगा तो इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पाई जा सकती। पॉलिटिकल विल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कूड़े को ज्यादा गंभीर समस्या के रूप में लोग लेते नहीं है, पॉलिटिशियंस हमारे लेते नहीं है। अभी हाल फिलहाल में स्वच्छ भारत जैसी चीजें आने लगी हैं जो अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ही इसको हाईलाइट किया जाए और बाकी दिन इसको इग्नोर किया जाए। सर्विलेंस बहुत बुरी है हमारी सिटीज के अंदर में, सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसी पॉलिसी, ऐसा नहीं हो पॉलिसी बना दी सिर्फ, इसको पॉलिसी को यूज होना चाहिए, इसकी सर्विलेंस होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यानी फंड्स वगैरह हैं वो भी कम मिलते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं क्यों हमारे जो है डिजीज ज्यादा फैलते हैं, और कैसे अगर इन समस्याओं से हम निजात पाले तो हमारी सिटीज भी अच्छी हो सकती हैं। अब अगला आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस का है। द हिंदू के जो एक दो आर्टिकल हैं वो छोड़ दिए गए हैं क्योंकि वो ज्यादा, या तो आप कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, या वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस का जो कल आर्टिकल आया था इंपॉर्टेंट, शराबबंदी यानी लिक्वर बैन के बारे में आर्टिकल था। रिसेंटली यू नो दैट द बिहार गवर्नमेंट बैन द लिक्वर इन देयर स्टेट एंड देयर वाज लॉट ऑफ हू एंड क्राई एंड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग दिस बैन। देखिए शराब बैन करने के फायदे तो होते ही हैं डेफिनेटली, इसके नुकसान, शराब को पीने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सलमान खान का केस सामने था, उन पे आरोप लगे थे कि कैसे शराब पी के उन्होंने फुटपाथ पर सोने वालों पर गाड़ी अपनी चढ़ा दी थी और एक बंदे की मौत हो गई थी और घायल हुए थे। इवन डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए आप, शराब पी के जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इवन महिलाओं को इसके जुल्म का सामना करना पड़ता है, यानी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज जो है इसका। तीसरा, सोसाइटी का माहौल खराब होता है इससे, लड़ाई झगड़ा सोसाइटी में, इवन कैंसर जैसी बीमारियां इससे होती हैं शराब को पीने से। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राइम देख लीजिए, शराब को पीने से आप क्राइम होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं शराब को पीने से। और इलेक्शन में बिहार गवर्नमेंट ने, नीतीश कुमार ने एक वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाएंगे और शराब को बैन कर देंगे, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा कड़ा तरीका है। ड्रैकोनियन लॉ उन्होंने बनाए हैं, यहाँ पर आपको पॉइंट्स पता ही होगा। उन्होंने ऐसे वहां पे लॉ बनाए हैं कि अगर कोई शराब पीता है तो पूरी फैमिली दोषी है, यानी घर में कोई शराब पी रहा है तो पूरी फैमिली को इसको आरोपी माना जाएगा। अगर गांव में शराब की बिक रही है तो पूरा गांव दोषी है। और सजा देखिए, अब दो दोस्त हैं, यानी आप जा रहे हो अपने दोस्त के साथ में, आपका दोस्त ने शराब कैरी कर रखी है तो आप भी दोषी हो, यानी जो एसोसिएट करता है शराब कैरी कर रहा है उस बंदे के साथ में, शराब पीने वाले बंदे का एसोसिएटिव है, उसको भी दोषी पाया जाएगा। तो ये ड्रैकोनियन लॉ से क्या हुआ, एक अच्छी से इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाया, नकली शराब बिकने लगी, नकली शराब पीने से लोगों की डेथ होने लगी। 1300 लोगों को अब तक अरेस्ट किया जा रहा है। 1300 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है उनका फ्यूचर भी डिसाइड नहीं है कि क्या होगा, इनके साथ क्या किया जाएगा। और हाईकोर्ट में ये केस गया, हाईकोर्ट ने जो बिहार गवर्नमेंट के डिसीजन को हटा दिया, यानी इनवैलिडेट कर दिया।
तो अब क्या हुआ, बिहार गवर्नमेंट ने दोबारा से एक कानून लाया, यानी उन्होंने दोबारा से एक कानून बना दिया लिक्विड बैन पे। यानी नीतीश कुमार दृढ़ हैं, डिटरमाइंड हैं, दृढ़ निश्चय उन्होंने लिया कि शराब को डेफिनेटली वो बैन करके रहेंगे। तो दोबारा से वो एक ला ले आए अपने स्टेट के अंदर में, इवन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका बैन को चुनौती देंगे। कोर्ट ने क्या कोर्ट ने क्या कहा इसको बैन करते समय? कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जो आपका ये डिसीजन है शराब को बैन करने का, ये बहुत ही आर्बिट्रेरी डिसीजन है। आर्बिट्रेरी डिसीजन क्यों है? क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ में है, और एक इससे तो आप एक पुलिस स्टेट बन गए हैं, यानी डर दिखा के आप शराब बैन कर रहे हैं। डर दिखा के शराब बैन करी तो क्या बैन करी, और इससे तो पूरा का पूरा विलेज यानी पूरा का पूरा गांव ही जेल में चला जाएगा। इट इज अगेंस्ट आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इट इज अगेंस्ट आवर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कोई भी किसी भी तरह का प्रोहिबिशन या बैन नहीं होना चाहिए। लोगों की मर्जी डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर है, यानी जिसको शराब पीनी है वो पीने दीजिए, आपका क्या लेना देना, यानी यही तो डेमोक्रेसी है। देखिए बेशक इससे शांति आ जाएगी, लेकिन वो शांति किस काम की? अगर वो डंडे के दम पे शांति आए, डरा धमका के शांति अगर आप लाए समाज के अंदर, तो वो किस तरह की शांति? ऐसी तरह की शांति तो अब चाइना में भी है। चाइना में बिल्कुल राइट्स नहीं दिए जाते, चाइना में लोगों के राइट्स को सप्रेस किया जाता है, वहां भी शांति है। तो क्या हम चाइना जैसे बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पे कि पुलिस के डर से हमारी डेमोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए, और लोगों की चॉइस है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो यही आर्टिकल था। तो आज का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको क्या लगता है, क्या शराब जो बिहार में शराब को बैन किया गया, क्या ये जायज है? अगर जायज है तो क्यों? अगर जायज नहीं है तो क्यों? तो इस बात का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? तो आप अपना आंसर दीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।